नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, जैसे हम लोग मैनेजमेंट के लैंग्वेज में कहते हैं और मैनेजमेंट का ये मूलभूत एक पार्ट है कि हर परिस्थिति के अंदर आपको एक सिनेरियो एनालिसिस करना चाहिए। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक कंसेप्ट है सिनेरियो एनालिसिस का। सिनेरियो एनालिसिस का मतलब ये है कि आप ये अपेक्षा कीजिए कि क्या क्या परिस्थिति हो सकती हैं, क्या क्या विकल्प हो सकते हैं और इन विकल्पों में क्या क्या आपको काम, क्या आपकी कार्यकलाप हो सकते हैं और क्या आपकी स्ट्रेटेजी हो सकती है। मान लीजिए, उदाहरण लेता हूं, आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका तो होगा नहीं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 4-5 तरीके होंगे या विकल्प होंगे। अब इन 4-5 विकल्पों में हर व्यक्ति इन विकल्पों का ध्यान रखकर ये अपने सबकॉन्शियस माइंड से या कॉन्शियस माइंड से देखता है कि कौन से विकल्प को करने से क्या फायदा है और क्या नुकसान है। कॉन्शियस माइंड से भी करता है और सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड से भी करता है। और जो वो व्यक्ति उस परिस्थिति में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो विकल्प चुनता है वो चुन लेता है, बाकियों को छोड़ देता है। हो सकता है कि मैं नंबर 1 विकल्प चुनूं, दूसरा चुने और तीसरा चुने। लेकिन ये तो समय जब बीतेगा और आपकी परिणति होगी तो आपको पता चलेगा कि जो आपने विकल्प चुना था वो सही था या गलत था। कभी जीवन में आपको लगता है कि आपने सही निर्णय लिया था, कभी आपको लगता है कि सही निर्णय नहीं लिया था। बल्कि आपकी सफलता और असफलता का मुख्य कारण ये होता है कि उस परिस्थिति में जो निर्णय आपके द्वारा लिया जाना चाहिए था वो आपने लिया या नहीं। ये मैनेजमेंट का एक मूल सिद्धांत है। अब इसी को आज की राजनीति में हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, आज की तारीख में हम लोग ये निर्णय ले रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं, सारे यूट्यूबर्स और जितने एनालिस्ट हैं वो बातें कर रहे हैं कि क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, क्या वो इंडिया अलायंस में आएंगे कि नहीं आएंगे। ये विकल्पों पे हम लोग बात कर रहे हैं। ये सिनेरियो है, अगर ऐसा हुआ तो ये होगा, नहीं हुआ तो ये होगा। मान लीजिए नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और अजीत पवार और एकनाथ शिंदे एनडीए का साथ छोड़ देते हैं, इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं और उसके बाद इंडिया गठबंधन। एक तो विकल्प ही है, एक सिनेरियो ही है। दूसरा सिनेरियो है कि ऐसा ना हो, कुछ कारणों से जेडीयू के नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे अपनी मजबूरी की वजह से या अपनी कैलकुलेशन की वजह से या अपने सिनेरियो एनालिसिस की वजह से एनडीए गठबंधन में ही बने रहे। उनको ज्यादा फायदा नजर आए कि एक कमजोर प्रधानमंत्री मोदी जी से वो ज्यादा काम करा पाएंगे बनिस्पत कांग्रेस के किसी बने हुए प्रधान। हो सकता है, इसकी संभावना है। अगर ऐसा होता है तो इंडिया गठबंधन की क्या रणनीति होनी चाहिए, अगर वो इधर आते हैं तो क्या रणनीति होनी चाहिए और नहीं आते हैं तो क्या रणनीति होनी चाहिए। ये सिनेरियो एनालिसिस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हिसाब से निर्णय लेना है। मान लीजिए आपने नीतीश कुमार पे और चंद्रबाबू नायडू पे अटैक करना छोड़ दिया, ये मान के कि ये 3-4 महीने में हमारे पास आ जाएं और वो ना आए तो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू को तो फायदा हो गया, उनकी इमेज तो स्वच्छ हो गई। आप अटैक करते रहे भारतीय जनता पार्टी पे और वो अपना काम करते रहे, सेंटर से एड लेते रहे, पैसा लेते रहे, स्पेशल एड लेते रहे, फायदा उठाते रहे, अपनी जनता को मैसेज देते रहे कि आपके लिए हम एनडीए गठबंधन के साथ थे। और इंडिया गठबंधन ने किड ग्लव से क्योंकि उनको अटैक किया तो उनको उससे भी फायदा मिल गया। तो प्लान ए के साथ प्लान बी बनाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर चंद्रबाबू नायडू और ये लोग नहीं करते हैं तो आपको क्या करना होगा, तो आपको ऐसा दबाव बनाए रखना होगा चंद्रबाबू नायडू पे और नीतीश कुमार पे क्षेत्रीय स्तर पर। मैंने चाचा कहना बहुत अच्छा है बिहार के अंदर कि चाचा हैं, चाचा आ जाएंगे, चाचा नहीं आएंगे। लेकिन अगर चाचा नहीं आए और विधानसभा का चुनाव उन्होंने एनडीए गठबंधन के साथ लड़ा और जिस प्रकार की वहां पे कास्ट अरिथमेटिक और मैथमेटिक्स है उसमें एक तिहाई सीटें तीनों पार्टी को मिल गई, तब तो नीतीश कुमार बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, उनकी बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, 2-4 बड़े मंत्री पद ले लेंगे, लेकिन आरजेडी और इंडिया अलायंस को नुकसान हो जाएगा। तो वहां पे जो परिस्थिति बन रही है, जिस प्रकार की आपको संभावनाएं दिख रही हैं, उसके अनुसार आपको दोनों पैरेलल रणनीति बनानी होगी कि अगर नीतीश कुमार आते हैं तो भी
और नहीं आते हैं तो भी आपकी पूरी स्ट्रेटेजी फेल ना हो जाए। अब एक देवेश ठाकुर साहब हैं, जनता दल यूनाइटेड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नए नए जीते हैं, 55,000 वोट से जीते हैं। उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो संविधान के विरुद्ध है। उन्होंने कहा है कि मैं यादवों का और मुसलमानों का काम नहीं करूंगा, क्योंकि ये मुझे वोट नहीं देते। अरे आपको वोट दें न दें इसका क्या मतलब है? आपको तो संविधान में आपने शपथ खाई है, आपने कसम खाई है कि आपको जो वोट देगा उसका भी काम करेंगे, जो वोट नहीं देगा उसका भी काम करेंगे, और जात और धर्म के आधार पर आप वर्गीकरण नहीं करेंगे तो संविधान के विरुद्ध है। तो अगर इंडिया गठबंधन ने चुनाव के पहले हमेशा ये कहा कि आप संविधान को बदलना चाहते हैं और जो आपको वोट नहीं देगा उसका आप काम नहीं करेंगे, जो वोट देगा केवल उसका काम करेंगे, तो मानी बात है आपने संविधान बदल दिया। संविधान की जो मूल भावना है उसको आपने बदल दिया। क्योंकि आप नेता हैं और पूरे क्षेत्र के नेता हैं, थोड़ी आप यादवों के मोहल्लों में और मुसलमानों के मोहल्लों में काम नहीं करेंगे और बाकी जाति और धर्म के मोहल्लों में काम करेंगे। इसका मतलब तो आप संविधान को आपने खत्म कर दिया और आपने एक प्रकार की अपनी जाति व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था कायम कर दी जो संविधान के विरुद्ध है। तो देवेश ठाकुर साहब को तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को पार्टी से निकाल बाहर करना चाहिए और वहां पे दोबारा चुनाव की घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो खुलेआम जातिवाद और धार्मिक विद्वेष फैलाए, ऐसे आदमी को तो अपने पद पे बने रहने की कोई अनुमति होनी नहीं चाहिए। नंबर 1। इसके बाद आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और जो पुष्टि हो जाएगी जिसकी 2-3 दिन के अंदर, कि छगन भुजबल पिछड़े समाज के एक बहुत बड़े नेता देखिए ये वो स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, जो स्विंग स्टेट्स हैं। जैसे कुछ स्टेट्स को छोड़ दिए, वो स्विंग स्टेट, जब मध्य प्रदेश में बीजेपी हावी है, बहुत ज्यादा हावी है, कांग्रेस बहुत ज्यादा प्रयास भी करेगी, 2-4 सीटें ले आएगी या विधानसभा में 30-40% सीटें ले आएगी पार्लियामेंट, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बराबरी की लड़ाई। छत्तीसगढ़ में बराबरी की लड़ाई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हावी है। तमिलनाडु के अंदर डीएमके और कांग्रेस हावी है, आंध्र प्रदेश के अंदर टीडीपी हावी है, केरला के अंदर कम्युनिस्ट और कांग्रेस हावी है, बंगाल के अंदर टीएमसी हावी है। लेकिन हरियाणा हो गए, महाराष्ट्र हो गए, बिहार हो गए, ये स्विंग स्टेट्स हैं। तो इन स्विंग स्टेट्स में अगर रणनीतिक रूप से आपने अपनी जंग जारी रखी और स्ट्रेटेजिकली आपने काम किया, तो अगले चुनाव में, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। महाराष्ट्र उसमें से एक है। महाराष्ट्र में 31 सीटें मिली हैं अघाड़ी को, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, और इसके बावजूद मिली है कि प्रकाश अंबेडकर ने नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करने का बहुत प्रयास किया। कम से कम 6-7 सीटें ऐसी हैं, अगर प्रकाश अंबेडकर इस अघाड़ी में होते तो 40 सीटें जीत सकता था अघाड़ी। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बहन जी ने वैसा न किया होता जैसे उन्होंने किया आकाश आनंद के साथ और इंडिया अलायंस के साथ, तो वहां भी स्थिति कम से कम 16-17 सीटों पे अंतर पड़ता। लेकिन अब सुन रहे हैं कि बहन जी और अखिलेश यादव के बीच में एक नया कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्योंकि बहन जी को भी समझ में आ गया उनका तो राजनीतिक जीवन खत्म हो गया और आकाश आनंद का भी राजनीतिक जीवन खत्म हो गया। तो अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ समझौता करके ये 16-17 सीटें जितवा देते या विधानसभा में जो चुनाव होने वाला है उसके अंदर इस प्रकार का गठबंधन करेंगे, तो यहां तो बहन जी का और अखिलेश यादव की तूती बोलेगी। महाराष्ट्र के अंदर खबर यह है कि छगन भुजबल जो बहुत बड़े बैकवर्ड के नेता हैं, जो पहले शिवसेना में थे और उसके बाद एनसीपी शरद पवार के साथ चले गए थे, उसके बाद एनसीपी अजीत पवार के साथ चले गए थे, अब वो शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ जाने की मन बना चुके हैं, क्योंकि उनका मन उचट गया है। नासिक से चुनाव लड़ना चाहते थे, लड़ने को नहीं मिला उन्हें। राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, वो अजीत पवार की पत्नी जी को अजीत पवार जी ने लड़ा दिया। तो एक प्रकार से छगन भुजबल जी के साथ अन्याय हो गया। तो वो उद्धव ठाकरे और छगन भुजबल जैसा नेता जो बैलेंसिंग फैक्टर है महाराष्ट्र के अंदर, एक बड़ा, सबसे बड़ा
बैकवर्ड नेता है, तो वहां पे ये झुकाव तो पूरी तरह से असेंबली जो 4 महीने के बाद इलेक्शन होने वाला है पूरी तरह से क्लीन स्वीप हो जाएगी। तो एक स्विंग स्टेट पूरी तरह से एक तरफ जाने के लिए तैयार बैठा है। दूसरा स्विंग स्टेट है उत्तर प्रदेश, जहां पे 40% सीटें एनडीए के पास हैं, 60% सीटें इंडिया अलायंस के पास हैं। वहां भी जिस प्रकार की पीडीए की राजनीति अखिलेश यादव ने की थी और जिस प्रकार से विधानसभा और विधान परिषद में खुद तो वो जा रहे हैं, लोकसभा के अंदर अपनी विधानसभा उन्होंने छोड़ दी, तो नेता विरोधी दल का भी स्थान खाली हो रहा है। तो यहां भी जिस प्रकार से वो पिछड़े और दलित समाज के नेता को नेता विरोधी दल विधानसभा में भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं और विधान परिषद में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बेसिकली अखिलेश यादव का मैसेज ये है कि हम पीडीए की केवल बात नहीं करते, थ्योरेटिकल नारा नहीं देते, हम पीडीए का फॉर्मूला आगे बढ़ाते हैं, जिसको रेप्लिकेट बीजेपी नहीं कर सकती, उनकी मजबूरी है। क्योंकि जो एनडीए का बेसिकली वोट बैंक है वो सवर्ण वोट बैंक है, तो सवर्णों को तो नाराज कर नहीं सकते कि उनको सीटें ना दें, उनको टिकट ना दें। जैसे समाजवादी पार्टी कांग्रेस की मजबूरी है कि मुसलमानों को टिकट उनको देना ही पड़ेगा 15-16%, और वही 15-16-20% वोट बीजेपी को सवर्णों को देना पड़ेगा। तो अगर पीडीए की राजनीति को अखिलेश यादव आगे बढ़ाते हैं और ओपी राजभर जिस प्रकार से योगी और मोदी जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जिस प्रकार से संजय निषाद भी बात कर रहे हैं, तो एक रीओरिएंटेशन हो रहा है, रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, जिसमें ये पिछड़े समाज के नेता जो हैं वो उत्तर प्रदेश से जो मैसेजिंग हो रही है उसको समझकर एनडीए से इंडिया गठबंधन में आने के लिए तैयार बैठे हैं। हरियाणा में भी रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। किरण चौधरी शायद अपनी दिशा बदलने वाली हैं, कुलदीप बिश्नोई शायद अपनी दिशा बदलने वाले हैं, क्योंकि वहां भी 5 सीटें कांग्रेस को मिली हैं और 5 सीटें बीजेपी को मिली हैं, तो वहां भी बिल्कुल स्विंग स्टेट है। राजस्थान के अंदर जिस प्रकार परिस्थिति बदली है वो तो अद्भुत है। कुछ महीने पहले विधानसभा का चुनाव हुआ है, बीजेपी ने स्वीप किया है और आज 13 सीटें बीजेपी के पास हैं और 12 सीटें इंडिया अलायंस के पास हैं। वो भी एक प्रकार का स्विंग स्टेट है। तो वहां भी जिस प्रकार का रीऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल सोशल अरिथमेटिक हुआ है, जिसमें सीपीएम को भी साथ लिया है और बाप पार्टी जो आदिवासियों की पार्टी है उसको भी कांग्रेस ने साथ लिया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर जिस प्रकार की खबरें उतर रही हैं कि बहन मायावती जी को भी साथ लिया जा सकता है और वो साथ आ सकती हैं, और प्रकाश अंबेडकर जी ने भी समझ लिया है कि उनकी रिलेवेंट हो गई है पार्टी। अब महाराष्ट्र के अंदर 6-7% वोट उनके पास है, लेकिन वो 6-7% वोट एक गठबंधन के साथ जाके उनको तो रिलेवेंट बना सकता है, लेकिन अगर इलेक्शन अलग लड़ते हैं तो वो रिलेवेंट हो जाते हैं। तो ये मैसेज उन तक भी पहुंच गया है। देवेश ठाकुर जी ने जिस प्रकार का स्टेटमेंट दिया है और जिस प्रकार से सारे हिंदुस्तान के अंदर इस बार जो परिस्थिति बनी है, राहुल गांधी ने रायबरेली की सीट रिटेन की है और वायनाड से प्रियंका लड़ने को तैयार हैं, तो इसका माने प्रियंका जीत के आएंगी, इधर राहुल आएंगे, उधर अखिलेश होंगे, उधर महुआ मोइत्रा होंगी, उधर सुप्रिया सुले होंगी। तो ये जो तेजस्वी नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, सारे पार्लियामेंट के अंदर होंगे। लोकसभा स्पीकर में भी देखते हैं टीडीपी का आदमी जीतता है, बनाया जाता है, डिप्टी स्पीकर अपोजिशन को मिलता है, या बीजेपी अपने लोगों को दोनों जगह थोपने में सफल हो जाती है। ये तो डिपेंड करता है कि टीडीपी कैसा बिहेव करती है और नीतीश कुमार कैसा बिहेव करते हैं। लेकिन जिस प्रकार की परिस्थिति बन रही है उसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है इंडिया अलायंस के लिए कि वो केवल प्लान ए पे काम ना करे, केवल ये आंखें जैसे चकोर पक्षी जो है ऊपर आसमान की तरफ देखते रहता है उस प्रकार से न देखे और इस सपनों में न खोए कि टीडीपी और नीतीश कुमार तो हमारे पास आ ही जाएंगे, क्योंकि वो भी घुटे हुए राजनीतिज्ञ हैं। वो भी समझते हैं किससे ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है और क्षेत्र की जनता से मिला जा सकता है। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके खिलाफ भी आपको ऐसा आंदोलनात्मक और उनकी कमियों को जाहिर करने का प्रयास नहीं छोड़ना होगा, जिससे कि कहीं वो सर्वशक्तिमान हो जाएं और बिल्ली की लड़ाई में बंदर का फायदा हो जाए, बंदर की लड़ाई में बिल्ली का फायदा हो जाए, ये लड़ाई इंडिया और एनडीए की हो और टीडीपी और जेडीयू फायदा उठा ले जाए। क्योंकि जेडीयू का मुख्य उद्देश्य यह है कि विधानसभा के चुनाव जब हो तो उसमें वो अपना जो पुराना उनका पराभव काल आया था उसको रिकूप कर ले और नंबर 1 या नंबर 2 की पार्टी बन जाए, जिससे दिल्ली के अंदर भी बार्गेन कर पाए और बिहार के अंदर भी बार्गेन कर पाए। तो ये सजग रहने की आवश्यकता है, प्लान बी और प्लान सी बनाने की आवश्यकता है।
और जो राहुल गांधी की पदयात्रा से बेनिफिट हुए थे और अखिलेश यादव की पीडीए की राजनीति से जो बेनिफिट हुए थे, उसको कंसिस्टेंटली आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और सोशल मीडिया और यूट्यूब के माध्यम से जो एक बल मिला था और लोगों के तक सारी बातें पहुंची थी, ये पता चला था कि संविधान लोकतंत्र खतरे में है, जिसकी वजह से जनता ने खुद चुनाव लड़ा था और ये परिस्थिति आज पैदा हुई है। तो उसको और तेज करने की आवश्यकता है, जो पुरानी चीजें उनको तेज करने की आवश्यकता है और बदलती हुई परिस्थिति में निगाह रखने की आवश्यकता है। और ऐसे लोग जो डरने वाले नहीं हैं, जो मोहब्बत में बिलीव करते हैं और संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, उनको एकत्रित और एकजुट करने की आवश्यकता है। तभी अगले चुनाव के पहले जो आज एक जनता ने अपना निर्णय दे दिया है कि हमको एक छत्र राज्य नहीं चाहिए, हमको ऐसा राज्य चाहिए जिसके अंदर सभी राज्य की आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, वो पूरी हों और सभी समाज और धर्म का सम्मान हो और मोहब्बत की अलग देश के अंदर जगे। नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद।